नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के आने वाले एग्जाम को देखते हुए मॉक टेस्ट नंबर 5 की। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट कर लिया है, बहुत सारे दोस्तों ने अटेम्प्ट किया, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जाँच करेंगे कि आने वाले 2 महीनों में जो आपका एग्ज़ाम होना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, उनको लेकर आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। आज के जो जितने भी ये 50 MCQ सेट किए गए हैं इस मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे सेम उसी पैटर्न और पैरामीटर के हिसाब से हैं जो दिल्ली पुलिस आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम SSC कराएगी तो क्वेश्चंस SSC के अकॉर्डिंग सेट हैं। दोस्तों, चलिए आज की इस प्रैक्टिस नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है द हेग, यानी कि नीदरलैंड की एक सिटी है द हेग। दोस्तों, जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। देखिए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसके टोटल 6 मेन पार्ट होते हैं और इनमें से जो 5 पार्ट हैं उनका लोकेशन न्यूयॉर्क में है। इकलौता ऐसा ये पार्ट है उसका यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट जिसका जो लोकेशन है वो अमेरिका से बाहर है, यानी कि न्यूयॉर्क से बाहर है। कहाँ पर है वो याद रखिएगा, बार बार पेपर में आता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपसे पूछा जा सकता है कि इस इंटरनेशनल कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं। तो वो आज के डेट में 15 निर्धारित हैं और इन जजेस का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 9 सालों का होता है। तो जो भी जज यहाँ पे जाता है 9 सालों के लिए एज अ जज के रूप में काम करता है। उसके टेन्योर को दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो 9 साल के लिए एक बार अपॉइंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। SSC का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए, एक ऐसी महिला नर्स जो अपने पेशेंट से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी और अंधेरी रात में भी उनका हाल चाल लेने के लिए या उनका ख्याल रखने के लिए आती थी, उनको दवाएं देती थी, वो अपने साथ एक लैंप लेकर आती थी। इसी वजह से उनको द लेडी विथ लैंप के उपनाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। नाम याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का शासनकाल सबसे लंबा था। आपको पता है मुगल साम्राज्य इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को हराकर इस्टेब्लिश किया था। अब बाबर के बाद ढेर सारे मुगल राजा आए, उनमें से सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो एक बहुत ही क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपना शासनकाल 1658 में स्टार्ट किया था और वो 1707 में मरता है। तब तक वो मुगल साम्राज्य का शासक रहता है। तो इस तरीके से अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे ज़्यादा मुगल बादशाह जो लंबे समय तक शासन में रहा वो औरंगजेब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। देखिए, जो वंदे मातरम सॉन्ग है ना, ये इंडिया का आज के डेट में नेशनल सॉन्ग है और ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये जो नवंबर 2025 चल रहा है, इस महीने में इस सॉन्ग ने अपने 150 साल पूरे किए। यानी कि इस गाने को 1875 में लिखा गया था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी एक बड़ी फेमस किताब थी आनंद मठ। इस किताब में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था और उसी विद्रोह में इस गाने को लिखा था। अब ये गाना जो है कि दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कलकत्ता सेशन के दौरान 1896 में गाया था। तो 1896 ये जो आंसर है ये बिल्कुल याद रखिएगा। कलकत्ता में उस साल वार्षिक सेशन था INC का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और गाने को इसको गाया था पब्लिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आश्रम इस्टेब्लिश किए, जैसे कि उन्होंने फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका में जब वो रहते थे तब। इसके अलावा सेवाग्राम उन्होंने महाराष्ट्र में, साबरमती जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय बिताया गुजरात में। लेकिन यहाँ पे जो विश्व भारती है दोस्तों, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है।
क्योंकि विश्व भारती आज के डेट में शांति निकेतन को एक यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शांति निकेतन जिसको आर.एन. टैगोर ने स्टैब्लिश किया था, उनका वो घर था, उसी घर को अब तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया है, लेकिन उसी पूरे के पूरे उस शांति निकेतन के कॉम्प्लेक्स में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है जिसको विश्व भारती बोलते हैं। तो विश्व भारती इज द न्यू नेम ऑफ शांति निकेतन विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाई आर.एन. टैगोर, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे गांधी जी का विश्व भारती से कोई स्टैब्लिशमेंट का रिलेशन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। देखिए, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मोस्टली बड़े बड़े पोस्टेज को वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा पोस्ट है जिसको आप कह सकते हो कि वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा कभी भी अपॉइंट नहीं होता है, ये इलेक्ट होता है। इलेक्ट का मतलब होता है जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो सभी मिलकर अपने बीच में से एक व्यक्ति को अपना चेयरपर्सन या फिर स्पीकर के रूप में अपॉइंट करते हैं। तो राष्ट्रपति हमारे देश के सीजीआई को अपॉइंट करता है, चीफ ऑफ एयरफोर्स को, चीफ ऑफ आर्मी को या चीफ ऑफ नेवी को, सबको अपॉइंट करता है, लेकिन इनको नहीं करता क्योंकि ये इलेक्ट होते हैं खुद के मेंबर्स के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति होती है। यानी कि जैसे आज के डेट में अपने पास 28 स्टेट्स हैं, कल को हो सकता है ये 30 हो जाए, 35 हो जाए या घटकर 25 हो जाए। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने की या उनके बाउंड्री लाइन में चेंजेस करने की, ये सब पावर किसके पास होती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का जब आर्टिकल नंबर 3 पढ़ोगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसी के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन या उसके बाउंड्री लाइन में चेंजेस करने का। पार्लियामेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत का संसद इन 3 लोगों से मिलकर बनता है। तो हमारे देश की जो किसी भी राज्य का नया गठन या उसके नाम में परिवर्तन, उसके सीमा में परिवर्तन, यही तीनों मिलकर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस सीजीआई ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। जैसे अचानक से उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो बीमार हो जाए या रिजाइन दे दें, तो उस स्थिति में हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों का पूरा जो निर्वहन होगा वो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो ये सीन बनता है जब जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति थे और कार्यकाल में उनकी मौत होगी। मौत के बाद उस समय वीवी गिरी जो है कि उपराष्ट्रपति थे, तो वो राष्ट्रपति का काम देखने लगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाने हुए तो वीवी गिरी राष्ट्रपति के एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। तो अब उनको उपराष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। तो अब इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे पूरी की पूरी जो राष्ट्रपति वाली पोस्ट थी अब वो खाली हो गई। तो उस स्थिति में हमारा संविधान कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भी कोई नहीं है तो उस समय देश के राष्ट्रपति का जो काम होगा वो कौन करेगा, देश का सीजीआई। और उस समय सीजीआई थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये इकलौते ऐसे इंडिया के सीजीआई हैं जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कुछ समय के लिए कार्य किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, Which one of the following countries has the longest international land boundary with India? तो देखो, भारत अपने 7 पड़ोसियों के साथ सीमा रेखा साझा करता है और इनमें से जो सबसे लंबी सीमा रेखा होती है इंडिया की, जिसकी जो लेंथ है अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर, वो होती है बांग्लादेश के साथ। और इस 4096 किलोमीटर बाउंड्री लाइन पर जो इंडिया के स्टेट आते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल आता है, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है, ये सारे के सारे बांग्लादेश से टच करते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से कंट्री के साथ इंडिया सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री लाइन शेयर करता है, तो वो है अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी बाउंड्री लाइन मात्र 106 किलोमीटर की है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की कौन सी नदियां वेस्ट वर्ड या फिर वेस्ट साइड बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो देखो, भारत की जो मोस्टली रिवर्स है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, सब की सब
ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पूरब की ओर बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे दो बड़ी रिवर्स है जिनको ट्विंस रिवर भी स्पेशली बोला जाता है, वो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। वो दोनों कौन सी हैं? याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। और इसमें लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा। कई बार दिल्ली पुलिस एसएससी अपने एग्जाम में पूछ रखा है कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो याद रखिएगा नर्मदा, जो मैकाल या फिर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के रास्ते वो गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ गिरती है? वो गिरती है आपकी अरब सागर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य पर्वत किस प्रकार के पर्वतों में आते हैं? क्या वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, क्या वो फोल्ड माउंटेन्स है, वैल्केनिक माउंटेन्स है, या फिर रेजिडुअल्स माउंटेन्स है? देखिए, विंध्यन पर्वत को आज के डेट में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में माना जाता है। अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत होते हैं जो एक समय बहुत ऊंचे थे, लेकिन सालों साल उनका जो इरोजन हुआ उनसे उनकी हाइट लगातार कम होती गई। विंध्यन पर्वत एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, इसका जो लोकेशन है अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जैसे ये इंडिया का मैप है तो बिल्कुल यहाँ के मिडिल पार्ट में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब ये एक तरीके का डिवाइडर का भी काम करता है नॉर्थ इंडियन कल्चर और साउथ इंडियन कल्चर के बीच, यानी कि विंध्यन के इस पार का रीजन ही स्पेशली नॉर्थ इंडिया कहलाता है और इधर का रीजन साउथ इंडिया कहलाता है। और जो वाटर डिवीज़न का भी काम ये करती है, क्योंकि विंध्यन से बहुत सारी नदियाँ पानी लेकर इधर जाती हैं और बहुत सारी नदियाँ पानी लेकर इधर जाती हैं। तो एसएससी कई बार इस क्वेश्चन को भी फ्रेम कर चुका है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच वाटर डिवाइडर का काम कौन करता है, तो वो भी विंध्यन माउंटेन रेंज है। स्पेशली इसका लोकेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। वैसे ये गुजरात में भी थोड़ा एक्सपेंड है, इसके अलावा यूपी और बिहार में भी फैला हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो देखो, मानव के ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक महिला की आवाज़ को पुरुष की आवाज़ से अलग करती है। देखो, महिला की जो आवाज़ होती है वो बड़ी कर्कश होती है और पुरुष की आवाज़ भारी होती है। तो ये जो डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के वॉइस में, इसका मेन जो डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है वो पिच होता है। पिच यानी कि कर्कशता। ये जो पिच होता है दोस्तों, ये किसी भी साउंड के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगा। जैसे फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी वॉइस की ज़्यादा होती है, उनका पिच ज़्यादा हो जाता है, जिससे उनकी आवाज़ कर्कश लगती है। वहीं पे अगर जो ये फ्रीक्वेंसी है ये कम रहेगी तो यहाँ पे जो पिच होगा वो भी कम होगा और वो आवाज़ भारी में आएगा, जैसे पुरुषों की आती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स? हम लोग जो पेंसिल्स यूज करते हैं उसको बनाने में जो काले रंग का उससे लिखा जाता है वो मटेरियल क्या होता है? तो याद रखिएगा, वो ग्रेफाइट होता है। और इंडिया का कौन सा स्टेट आज की डेट में ग्रेफाइट के भंडारण में या फिर स्टोरेज में सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। बहुत करंट डेटा है, आपसे कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखो, यूनाइटेड नेशन के अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 6 पार्ट होते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की है, लेकिन दुनिया की लघु संसद कहलाने वाली जो संयुक्त राष्ट्र की पहली संस्था है, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जनरल असेंबली बोलते हैं, वो साल में एक बार अपनी मीटिंग करती है। दुनिया भर के लीडर वहाँ पहुँचते हैं और अपने को वहाँ पे कुछ न कुछ स्पीच देते हैं। हमारे देश की तरफ से 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी पहुँचे थे और वाजपेयी जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बोलने के लिए खड़े हुए तो वो पूरा का पूरा अपना स्पीच हिंदी में दिए और इस तरीके से वो इंडिया की हिस्ट्री में पहले ऐसे आदमी बन जाते हैं जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, जिसे दुनिया की लघु संसद बोलते हैं, वहाँ हिंदी में बोलते हैं। तो ये कई बार पेपर में क्वेश्चन एसएससी पूछता है, तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप देखोगे कि ज़्यादातर जो दूर से दिखने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे रेड लाइट यूज होता है। इसका रीज़न होता है कि रेड लाइट की जो
पावर होती है या उसके विक्षेपण की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि लाल रंग बहुत ज़्यादा बिखरता नहीं है, इसलिए वो बहुत दूर से विजिबल होता है। रात वगैरह में भी आप देखोगे सिग्नल वगैरह को लगाने के लिए रेड लाइट ही प्रयोग की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड लाइट की जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी दूर से होती है, इसीलिए किसी चीज़ को साइन करने के, मार्क करने के लिए रेड लाइट यूज की जाती है या रेड कलर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को किस उम्र तक भारत में मुफ्त और अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है? तो वो याद रखिएगा 14 साल। और ये जो फैसिलिटी हमारे देश के स्टूडेंट्स को दी गई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से दी गई है। और इसके द्वारा हमने संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ा हुआ है, आर्टिकल 21A। तो कई बार पेपर में आपसे ये भी दिल्ली पुलिस पूछ सकती है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो वो है आर्टिकल 21A। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? 2002 में हुआ था, 86। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। कच्चा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये जो रॉ जूट होता है ये सबसे लार्जेस्ट आज के डेट में इसका प्रोड्यूसर हमारा प्यारा भारत है, और सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है। जूट एक तरीके का फाइबर प्लांट होता है जिससे रेशे बनते हैं, और इससे बहुत सारे मतलब कि जो मोटे कामों में यूज हो सकते हैं उस तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं, दरी बनाए जाते हैं, कट्टे बनाए जाते हैं, इस तरीके के यहाँ पे काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1967 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन यह पहली बार कब दिया गया था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 1901 में इसको पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब जब ये पहली बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उस टाइम इसमें 5 कैटेगरी हुआ करती थी। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पीस और लिटरेचर। ठीक, लेकिन बाद में यानी कि आज के डेट में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड है। तो इकोनॉमिक्स एज अ 6th कैटेगरी के रूप में कब ऐड हुआ था? ईयर था 1967, लेकिन पहली बार यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 1969 में। अब इंडिया की तरफ से एक आदमी जिसने पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इंडिया के लिए जीता था 1998 में, याद रखिएगा, और उनका नाम बड़ा ही फेमस है, अमर्त्य सेन, और जिन पे बहुत बार एसएससी क्वेश्चन बना रखी है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है? देखिए, किसी भी तारा या स्टार का जो कलर होता है वो उसके टेम्परेचर को डिनोट करता है। अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो बिल्कुल ब्लू कलर का दिखेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तारे का कलर चेंज होता जाएगा, वो रेड की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अगर तारा ब्लू है, जैसे हमारा सन तो ब्लू है नहीं, लेकिन अगर कोई तारा ब्लू है इसका मतलब है सन कभी पीले या फिर इस कलर में दिखता है, तो यानी कि वो सूर्य से गर्म है। मैंने भी बोला ना, हॉटेस्ट स्टार अगर हमको इस पूरे के पूरे उसका सौरमंडल का देखना हो या फिर पूरे ब्रह्मांड का देखना हो तो आप कह सकते हो कि उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर नीला होगा। तो ये सूर्य से क्या हो जाएगा? सूर्य से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? देखिए, लोकमान्य महाराष्ट्र के एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही लोक हितवादी ये महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे, और इनका नाम याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, आज के डेट में 11 हो गए। ठीक है, तो टोटल वर्तमान में अपने पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। अब ये पूरा का पूरा जो रिकमेंडेशन था किस कमेटी के द्वारा था? तो उस कमेटी का नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल्स? जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके किस पार्ट को सुसाइड बैग कहते हैं? तो वो जो लाइजोसोम होता है दोस्तों हमारे सेल का, वो जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं सेल के अंदर डेड होती हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, और स्पेशली जो आरबीसी वगैरह है उनको भी वहाँ पे वो ख़त्म करता है, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंक रेट क्या होता है? देखो, बैंक रेट और रेपो रेट लगभग एक ही जैसी चीज़ है। जैसे जो हमारी केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, ये जिस रेट पर अगर शॉर्ट टाइम के लिए किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है तो वो रेपो रेट हो जाएगा।
अगर ये लॉन्ग रन के लिए देगी तो वो बैंक रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक्स, तो यही बिल्कुल आंसर सही है बैंक रेट के लिए। लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है तो लॉन्ग रन। अगर यहाँ पे बैंक रेट की जगह रेपो रेट पे क्वेश्चन होता तो यहाँ पे टाइम हो जाता शॉर्ट रन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किस लिए होता है या किस में होता है? तो जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से ये जो क्लोरोफ्लोरो गैसेज थी इसमें क्लोरीन एक कंपोनेंट है जो एटमॉस्फेयर में जाता था और हमारे वायुमंडल में स्थित जो ओजोन लेयर है जो पृथ्वी को हानिकारक सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाता है उसको डिप्लेट कर रहा था, यानी कि उसमें छिद्र कर रहा था। तो ओजोन परत को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया कि क्लोरीन गैस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सीएफसी। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आप रेफ्रिजरेटर में सीएफसी यूज कर रहे हो अब आप इसको रिप्लेस करो। तो सीएफसी को आज के डेट में रिप्लेस किया जा चुका है एचएफसी से, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर इस तरीके के जो स्प्रे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर अब सीएफसी की बजाय कौन सी गैस यूज होती है? एचएफसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट है इंडिया का? देखो इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट है जो दिल्ली पुलिस ने 2023 में बनाया था क्वेश्चन। अब इनमें से इंडिया का जो डीपेस्ट पोर्ट है वो है विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, और ये लैंडलॉक है क्योंकि डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है और इसके पीछे ये बंदरगाह स्थित है। तो जब भी बे ऑफ बंगाल में कभी भी साइक्लोन वगैरह आता है तो जैसे आप इसका लोकेशन ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो ये हमारा विशाखापत्तनम हो गया, यहाँ पहले एक पहाड़ी है तो ये पहाड़ी के यहाँ पीछे यहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट है। तो जब भी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आएंगे तो वो पहाड़ उनको वहीं पे रोक देगा, और पीछे हमारा जो पोर्ट होगा वाइजैक जिसको विशाखापत्तनम बोलते हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा। इंडिया का डीपेस्ट है तो मोस्ट सक्सेसफुल पोर्ट भी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक इतिहास के अनुसार इंडिया के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? देखो इंडिया वो देश है जिसका सबसे नया जो माउंटेन हिमालय है वो पूरी दुनिया का सबसे नया माउंटेन रेंज है, और अपने पास जो सबसे पुराना माउंटेन रेंज है वो है अरावली। अरावली स्पेशली राजस्थान में फैला हुआ है लेकिन इसका कुछ पार्ट गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम याद रखिएगा, गुरु शिखर, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है? तो देखो राज्यसभा के चेयरमैन का पोस्ट एक्स ऑफिसियो होता है, यानी कि पदेन होता है। अगर आप कोई पोस्ट लेते हो तो ये वाला पोस्ट आपको अपने आप मिल जाता है, तो वो पोस्ट होता है भारत का वाइस प्रेसिडेंट। जो कोई भी व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होता है, इसका कभी भी इलेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये नॉमिनेट पोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी लेयर रेडियो वेव्स को पृथ्वी की सतह पर वापस लौटाती है जिससे यहाँ पे टेलीकास्टिंग या फिर जो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन वगैरह पॉसिबल है? तो वो है हमारी आयनोस्फीयर। ये जो आयनोस्फीयर है यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं जो यहाँ से भेजी गई रेडियो वेव्स को अपने से टकराकर वापस धरती पे भेजते हैं, जिससे सब कुछ यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन या फिर ये प्रसारण वगैरह है ये पॉसिबल हुआ है। इस आयनोस्फीयर को कभी कभी थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 यानी कि 8 शेड्यूल में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? तो देखो भारत के संविधान में आज के डेट में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से जो शेड्यूल नंबर 8 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस या ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए है। जब हमारा संविधान आया था तो उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी, आज बढ़कर वो 22 हो गई है। ठीक है, अब उन 22 भाषाओं में इनमें कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह यानी कि रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? 1857 का रिवोल्ट जिसको द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसमें अलग अलग जगहों पर लीडर अलग अलग लोग थे। जैसे दिल्ली से लीड कर रहे थे अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर,
वैसे लखनऊ से लीड कर रही थी अवध के नवाब की बीवी बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे। ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो अलग अलग जगहों से लीड कर रहे थे। अब यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के राजा थे, हैदर अली के बेटे थे। और इनका जो टाइम था ये लगभग आप लगा लो कि 1800 ईस्वी के आसपास था। तो उसकी इनकी जो डेथ होती है टीपू सुल्तान की 1799 में होती है, जो लास्ट अंग्रेज मैसूर वार होता है 4th वाला, उसमें। तो इनका रिलेशन 1857 के रिवोल्ट से नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो भारत का अगर मेन लैंड देखोगे ना, तो इस मुख्य भूमि की जो सबसे साउदर्न पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, जिसको केप कैमोरीन बोलते हैं तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम इसमें अंडमान निकोबार को भी ऐड कर लें तो इसका जो सबसे लास्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, उसका जो सबसे साउदर्न पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो हमारे टोटल इंडिया का है। तो यहाँ पे मेनलैंड तो मेंशन है नहीं, वो तो पूरे भारत का पूछ रहा है, तो इसमें अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन ऐसे दिल्ली पुलिस आपसे पूछती कि मुख्य भूमि का बताओ, भारत का जो मेन लैंड है, जो नक्शे में मेन इंडिया दिखता है, तो उसका हो जाएगा कन्याकुमारी या केप कैमोरीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है। तो देखो लाल मिट्टी लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जब ये मिट्टी पानी से घुलती है या जब इस मिट्टी में पानी डाला जाता है तो इसका जो कलर होता है थोड़ा पीलेपन में आ जाता है। इसीलिए ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है, जो कि लाल और पीली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारिश की बूंदों का आकार गोला क्यों होता है। तो वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव किसी भी मटेरियल का या लिक्विड का एक ऐसा गुण होता है, कैरेक्टर होता है, जिससे वो अपने जो उसका सरफेस होता है, सतह होता है, उसको वो क्या करता है, कम से कम रखने की कोशिश करता है। और इसी वजह से जो पानी की बूंद होती है उसका आकार गोला हो जाता है, क्योंकि वो अपने को कम से कम में रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्सेसे अवार्ड जिसको एशिया का नोबेल बोलते हैं, उसको पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखो रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पे शुरू किया गया है, और इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। और 1858 में भारत की तरफ से पहला व्यक्ति जिसको रमन मैग्सेसे दिया गया, नाम याद रखिएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे दोस्तों भारत में भूदान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। भूदान आंदोलन का मतलब है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों से जमीन लेकर छोटे छोटे गरीब लोगों के बीच बांटना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो किस इंडस्ट्री में इंगेज्ड हैं। तो वो याद रखिएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, कपड़ा उद्योग है, इसमें भारत के लगभग 5 करोड़ के आसपास जो वर्कर्स हैं वो इंगेज हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इंडिया का आज की डेट में सबसे बड़ा पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि सरकारी उद्यम कौन सा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई हैं। देखो नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसे एशिया या फिर इंडिया में लाने वाला पहला आदमी था आर.एन. टैगोर। तो आर.एन. टैगोर 1913 में अपनी किताब गीतांजलि के लिए लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल जीतते हैं, और इस तरीके से वो एशिया के पहले आदमी बनते हैं जिनको नोबेल दिया जाता है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इंडिया की तरफ से पहले हैं ही, साथ ही एशिया की तरफ से भी पहले हैं। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन एसएससी रिपीट करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कम से कम या अधिक से अधिक कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। देखिए आज के डेट में जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अब राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है या नॉमिनेट कर सकता है। इसके पहले क्या था, हमारे देश में एक और प्रोसीजर था कि लोकसभा के 2 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था जो एंग्लो इंडियंस होते थे, लेकिन इस प्रोसीजर को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर याद रखिएगा कितना, 12।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था? मनसबदारी एक लैंड रेवेन्यू जनरेट करने का या फिर रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम था जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर मुगल शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सहिष्णु शासक था जो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर चलता था दोस्तों। तो अकबर ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। अकबर ने सुलह एक कुल की भी नीति स्टार्ट की थी। उसने एक नया धर्म भी स्टार्ट किया था, दीन-ए इलाही। साथ ही उसका जो पूरा का पूरा बायोग्राफी है अकबरनामा, उसी के कोर्ट में रहने वाले जो नवरत्न थे 9 जेम्स, जिसमें अबुल फजल थे, उन्होंने लिखा था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? देखो, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी मुद्रा, उनकी कैपिटल, उनका बॉर्डर पे लोकेशन, इंडिया का कौन सा स्टेट लाइज करता है, वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। तो नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? हमारे पड़ोसी देश भूटान की। और भूटान दुनिया का वो पहला देश है जिसने 1970s में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नाम का एक इंडेक्स स्टार्ट किया था, जो अपने देश की ग्रोथ को इसी के आधार पे मेज़र करता है। अब दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च 2025 में किन दो देशों ने 40 साल के लंबे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक पीस ट्रीटी को साइन किया है? वो देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। दोस्तों, ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान है, काकेसस कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं और ये यूरोप और एशिया के बिल्कुल बफर कंट्रीज़ हैं। आप इनका लोकेशन देख सकते हो, यहीं पे काकेसस माउंटेन्स हैं। इन दोनों देश के बीच ये रेड कलर का जो रीजन दिख रहा है, जिसको नोग्रोनो करबख एरिया बोलते हैं, इसी को लेकर इनके बीच 40 सालों से लड़ाई है और इसी को लेकर अब इस लड़ाई को रोका जा रहा है और एक अच्छी सी संधि दोनों ने साइन कर दी है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में दोबारा से कन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से ही रिलेटेड, अप्रैल 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? लता मंगेशकर के सम्मान में वर्ष 2022 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था और हर साल ये पुरस्कार किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। इस साल ये दिया गया है बिरला फाउंडेशन के जो को-ओनर हैं कुमार मंगलम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस ओलंपिक मेडलिस्ट को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद टाइटल दिया गया है? तो ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, जो कोविड की वजह से 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल भाला फेंक जेवलिन थ्रो में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो बड़ा नाम है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो से इंडिया के गोल्डन बॉय हैं। इनको हर जगह सम्मान दिया जाता है और रिसेंटली इंडियन आर्मी में भी इनको ये लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कन्नड़ा लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसने जीता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बुकर इज द हाईएस्ट बुक अवार्ड या लिटरेचर अवार्ड इन द वर्ल्ड। और देखो, बुकर और इंटरनेशनल बुकर में बेसिक जो डिफरेंस होता है, बुकर उन किताबों को या बुकर अवार्ड उन किताबों को दिया जाता है जो अंग्रेजी में लिखी गई, अंग्रेजी में पब्लिश हुई, अंग्रेजी में पॉपुलर हुई। लेकिन अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में लिखकर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अगर उसको पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसके लिए इंटरनेशनल बुकर मिलता है। और इंटरनेशनल बुकर जीतने वाली इस बार की जो व्यक्ति हैं वो इंडिया की हैं बानो मुश्ताक। और बानो मुश्ताक की इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दीपा भस्टी ने। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। वैसे बानो मुश्ताक मेन है विनर और उनकी एसोसिएट विनर है दीपा भस्टी। साथ ही अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया जिसने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को पूरा कर दिया है? और इस ब्रिज के साथ ये दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज में आ गया है। तो उसका नाम याद रखिएगा, चेनाब रेल ब्रिज। ये देखिए चेनाब रेल ब्रिज की इमेज है दोस्तों, और इसकी जो हाइट है 359 मीटर।
और इस तरीके से ये आर्क ब्रिज जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट आर्क ब्रिज बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम याद रखिएगा, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। देखिए, पहली महिला, पहला पुरुष, ये जो सुपरलेटिव्स होते हैं इन पे एसएससी बड़े ही क्वेश्चन फ्रेम करती है। जैसे इंडिया के लिए पहला नोबेल कौन लाया, इंडिया के लिए पहला भारत रत्न, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2025 में फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीता है? तो हमारी देश की महिला क्रिकेट टीम ने ये कप जीता है। बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अगर हम पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंट्स को मिला दें तो अब तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो 50 ओवरों का होता है, इंडिया 3 बार जीत चुका है। एक बार 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, फिर एक बार हम लोगों ने 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, और एक बार फिर से 2025 में महिला की टीम ने जीता है। पहली बार वर्ल्ड कप जीता है हरमनप्रीत की अगुवाई में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी जिसका उल्लेख आर्टिकल 315 में है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस, आईपीएस वगैरह जो भी होते हैं इनका कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलिट्री पावर दिखाने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की मौजूदा रैंक क्या है? देखो, ये जो रैंक है या इंडेक्स है ये मिलिट्री पावर को दिखाती है, और आज के डेट में हम मिलिट्री पावर के मामले में चौथे नंबर पर हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जीडीपी में भी हम चौथे नंबर पर हैं और मिलिट्री पावर में भी हैं। और जीडीपी में हम मई में आए थे चौथे नंबर पे, और इसमें मिलिट्री में आए हैं नवंबर में, तो याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज की आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरक्राफ्ट मॉडल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा भारत में मिलकर बनाया जाएगा? तो इसका नाम याद रखिएगा, SJ-100। भारत में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हमारी जो हाल कंपनी है बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। इसने अपना फुली मेक इन इंडिया तेजस बना रखा है। तो इस तरीके से अब इंडिया की हाल जो है यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, काफ़ी इसके जो पोटेंशियलिटी है वो बढ़ रही है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए टोटल 50 MCQ को बहुत जल्दी सबमिट किया है। आपने कितना क्वेश्चन किया, आपका स्कोर क्या हुआ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस पूरे प्रैक्टिस सेट की PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से जाकर बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर इस तरह की जो ये वीडियो बनी है आपको अच्छी लगी है, और भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना। जय हिंद दोस्तों।